चलिए, आज भारत की डांस और कला की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाते हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो लोक नृत्य से लेकर शास्त्रीय कला और यहाँ तक कि कठपुतली की अनूठी परंपरा तक, मतलब सब कुछ कवर करते हैं। और ये सिर्फ अलग अलग कलाओं की एक लिस्ट नहीं है, है ना? अगर आप गौर से देखें तो ये सारी कलाएं मिलकर भारत की कहानी कहती हैं। यहाँ के त्योहारों की, यहाँ की मान्यताओं की और हाँ, यहाँ के लोगों की। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन स्रोतों के जरिए ये समझें कि भारत में कला सिर्फ मनोरंजन क्यों नहीं है, बल्कि ये कैसे समाज का आईना, इतिहास की किताब और लोगों की पहचान बन जाती है। शुरुआत करते हैं लोक नृत्यों से। हाँ, जो सीधे जमीन से, लोगों के जीवन से जुड़े हैं। सही कहा। ये वो कला है जो किसी अकादमी में नहीं, बल्कि खेतों, खलिहानों और गांव के चौपालों पर पैदा होती है। तो चलिए सबसे पहले पूर्वी भारत की ओर चलते हैं। असम। यहाँ बिहू का जिक्र है। मुझे हमेशा लगता था कि बिहू सिर्फ एक त्योहार है, लेकिन ये तो एक पूरा डांस फॉर्म है। और क्या कमाल की ऊर्जा होती है उसमें। हाँ। नोट्स में लिखा है कि पुरुष और महिलाएं दोनों इसमें हिस्सा लेते हैं और बहुत तेजी से डांस करते हैं। और ये कोई नई परंपरा नहीं है। एक जगह जिक्र है कि इसका इतिहास लगभग 3,500 साल पुराना हो सकता है। 3,500 साल? हाँ। ये सिर्फ फसल काटने की खुशी नहीं है, ये पीढ़ियों का उत्सव है। अरे वाह। और असम में ही एक और दिलचस्प नृत्य है, बोडो जनजाति का बगुरुम्बा। इसे बटरफ्लाई डांस यानी तितली नृत्य भी कहते हैं। तितली नृत्य, ये नाम सुनकर ही एक खूबसूरत तस्वीर जहन में आती है। क्या स्रोत बताते हैं कि ये नाम क्यों पड़ा? क्या उनकी वेशभूषा या मुद्राएं तितली की तरह होती हैं? बिल्कुल। नर्तक अपनी शॉल को पंखों की तरह फैलाकर हल्के फुल्के अंदाज में नाचते हैं, मानो कोई तितली फूलों पर मंडरा रही हो। अच्छा। ये प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दिखाता है। ये सिर्फ एक नृत्य नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि प्रकृति की स्तुति में की गई एक प्रार्थना जैसा है। ये दिखाता है कि लोक कलाओं में पर्यावरण और इंसान का रिश्ता कितना गहरा है। बिल्कुल। वाह। अब पूर्व से सीधे पश्चिम की ओर छलांग लगाते हैं। राजस्थान। यहाँ कालबेलिया नृत्य का जिक्र है, जिसे सपेरा समुदाय की महिलाएं करती हैं। मैंने इसकी तस्वीरें देखी हैं। उनकी काले रंग की पोशाक और नृत्य की मुद्राएं वाकई सांपों की गतिविधियों की याद दिलाती हैं। हाँ, और जो बात इसे और भी खास बनाती है वो ये है कि 2010 में यूनेस्को ने इसे अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। अच्छा, यहाँ मुझे एक सवाल आता है। जब किसी कला को ऐसा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, तो उस समुदाय पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या इससे उनकी कला को बचाने में मदद मिलती है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और ये यूनेस्को टैग एक दो-धारी तलवार की तरह हो सकता है। अच्छा। एक तरफ तो इससे कला को दुनिया भर में पहचान मिलती है, कलाकारों को आर्थिक मदद मिलती है और उस समुदाय को गर्व महसूस होता है। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ क्या इससे कला का एक टूरिस्ट फ्रेंडली वर्जन बनने का खतरा नहीं बढ़ जाता, जहां कला अपनी असल आत्मा खोकर सिर्फ एक व्यावसायिक प्रस्तुति बनकर रह जाए? सही बात है, ये तो सोचने वाली बात है। और राजस्थान की बात हो रही है तो घूमर को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, घूमर। हमारे नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि ये मूल रूप से भील जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा के लिए शुरू किया गया था। हाँ। लेकिन अब ये राजपूत संस्कृति की पहचान बन चुका है। और यही तो कला का जादू है। घूमर इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह दिखाता है कि कैसे कला अपनी जड़ों से निकलकर दूसरी संस्कृतियों का भी हिस्सा बन जाती है और समय के साथ एक नया रूप, एक नई पहचान ले लेती है। यह एक तरह की सांस्कृतिक यात्रा है जो एक जनजाति से शुरू होकर पूरे राज्य का प्रतीक बन गई। अब थोड़ा दक्षिण की ओर देखें तो आंध्र प्रदेश का डप्पू नृत्य है। इसका नाम ही इसके संगीत वाद्य यंत्र डप्पू पर है। अच्छा। जानकारी कहती है कि इसे सिर्फ पुरुष नर्तक करते हैं। ये भी लोकनीति की एक खासियत है। हाँ, बिल्कुल। कुछ नृत्य सिर्फ महिलाएं करती हैं, कुछ सिर्फ पुरुष और कुछ दोनों मिलकर। सही। हर नृत्य के अपने नियम और अपनी सामाजिक संरचना होती है। जैसे गुजरात का गरबा। हाँ, गरबा जो नवरात्रि के दौरान होता है, उसमें सब लोग एक घेरे में नाचते हैं। हाँ। ये सिर्फ एक डांस स्टेप नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो घेरा जीवन के चक्र का प्रतीक है। जीवन का चक्र। हाँ, जन्म, जीवन, मृत्यु और फिर पुनर्जन्म।
और बीच में रखा दीपक या देवी की मूर्ति उस एक स्थिर शक्ति का प्रतीक है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा चक्र घूमता है। अरे वाह! तो आप जब गरबा कर रहे होते हैं तो आप अनजाने में एक बहुत गहरे दार्शनिक विचार का हिस्सा बन रहे होते हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हम अक्सर इन नृत्यों को सिर्फ उत्सव के तौर पर देखते हैं, लेकिन उनके पीछे इतना गहरा अर्थ छिपा है। बिल्कुल। और इसी तरह बिहार का जटजटी नृत्य ये एक जोड़े की प्रेम कहानी कहता है। ये दिखाता है कि लोक कलाओं में सिर्फ देवी देवताओं की नहीं बल्कि आम इंसानों की कहानियां भी होती हैं। हाँ, उनके प्यार की, उनके बिछुड़ने की, उनकी मुश्किलों की। सच है, लोक नृत्य असल में लोगों की डायरी की तरह है। सही कहा, जिसमें वे अपनी जिंदगी का हर रंग दर्ज करते हैं। तो लोक नृत्यों में हमने देखा कि कला कैसे समुदाय और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। अब देखते हैं कि जब यही कला मंदिरों और राज दरबारों के नियमों में बंधती है तो उसका रूप कैसा हो जाता है। यहीं से शास्त्रीय नृत्य की दुनिया शुरू होती है। हाँ, ये एक अलग ही दुनिया है। यहाँ हर मुद्रा का, हर भाव का एक तय मतलब है। एक क्या कहते हैं? व्याकरण है। एक व्याकरण। हाँ, जिसे सीखने में सालों की साधना लगती है। संगीत नाटक अकादमी ने 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। भरतनाट्यम के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात यहाँ लिखी है कि इसका नाम ही इसकी परिभाषा है। भ मतलब भाव, र मतलब राग और त मतलब ताल। बिल्कुल, ये तो जैसे कला का पूरा सार इन 3 अक्षरों में छिपा है। सही है। ये सिर्फ डांस स्टेप्स नहीं है, ये भावनाओं, संगीत और लय का संगम है। शास्त्रीय नृत्य एक कहानी सुनाने की कला है, लेकिन शब्दों के बिना। शब्दों के बिना। इसमें नर्तक अपने चेहरे के हाव भाव और शरीर की मुद्राओं से पूरी कहानी कह देता है। और इन कहानियों को पीढ़ियों तक जिंदा रखने का काम किया है महान कलाकारों ने। इन स्रोतों में कुछ ऐसे ही नामों का जिक्र है, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति। हाँ, यामिनी जी। वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों में माहिर हैं। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारे बड़े सम्मान मिले हैं। उनका योगदान सिर्फ एक कलाकार के तौर पर नहीं है, उन्होंने इन कलाओं को विश्व मंच पर एक पहचान दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इन परंपराओं को जिंदा रखा है। जैसे गुरु केलुचरण महापात्र का नाम ओडिसी नृत्य के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। हमारे नोट्स बताते हैं कि एक समय था जब ओडिसी नृत्य लगभग खत्म होने की कगार पर था। सच में, मतलब ये कला आज होती ही नहीं अगर वो न होते। लगभग ऐसा ही है। उन्होंने पुराने ग्रंथों, मूर्तियों और चित्रों का अध्ययन करके इस नृत्य शैली को फिर से बनाया, उसे पुनर्जीवित किया। कमाल है। उन्होंने बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी कला को फिर से खड़ा कर दिया। तो ये कलाकार सिर्फ परफॉर्मर नहीं है। नहीं, ये एक तरह से संस्कृति के संरक्षक हैं। इसी लिस्ट में एक और नाम है मृणालिनी साराभाई। हाँ, वो महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी। ये कितना अद्भुत मेल है ना? एक तरफ विज्ञान की दुनिया का सबसे बड़ा नाम और दूसरी तरफ कला की दुनिया का। और उन्होंने इन दोनों दुनियाओं के बीच एक पुल बनाया। उन्होंने अपनी कला को एक बौद्धिक गहराई दी और उसे पूरी दुनिया में फैलाया। ये दिखाता है कि कला और विज्ञान अलग अलग नहीं है, दोनों ही रचनात्मकता और अनुशासन की मांग करते हैं। सही बात है। अब कथकली की बात करते हैं। इसके बारे में जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है वो है इसका मेकअप और वेशभूषा। हाँ, ये बहुत ही विस्तृत और नाटकीय लगता है। हाँ, और वो मेकअप सिर्फ सजावट नहीं है, वो एक पूरी भाषा है। भाषा? हाँ, जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक हर रंग का एक खास मतलब होता है। जैसे हरा रंग डिविनिटी या बड़प्पन दिखाता है तो वो किरदार हीरो या देवता होता है। अच्छा। लाल रंग बुराई और गुस्से का प्रतीक है तो वो विलेन होता है। दर्शक कलाकार के मंच पर आते ही उसके चेहरे का रंग देखकर समझ जाता है कि ये किरदार कौन है और उसका स्वभाव कैसा है। ये तो गजब है। हाँ, ये बिना बोले कहानी कहने का एक शानदार तरीका है। कमाल है। और एक नृत्य है सत्रिया जो असम का है। सत्रिया। इसके बारे में एक चौंकाने वाली बात यह है कि इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा साल 2000 में मिला। हाँ, मतलब ये 500 साल पुरानी कला है, लेकिन इसे क्लासिकल माने जाने में इतना वक्त लग गया। इससे एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। क्या? कि शास्त्रीय या क्लासिकल की परिभाषा भी समय के साथ बदलती है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। सत्रिया की जड़ें वैष्णव मठों में हैं, जिन्हें सत्रा कहते हैं। अच्छा। ये सदियों से वहाँ एक आध्यात्मिक साधना के रूप में किया जाता रहा। इसे मुख्य धारा में पहचान देर से मिली,
लेकिन इससे इसका महत्व कम नहीं हो जाता। चलिए अब नृत्यों से हटकर एक बिल्कुल अलग कला पर आते हैं, भारतीय कठपुतली। हाँ, पपेट्री। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो हैरान रह गया कि इसका इतिहास हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता तक जाता है। बिल्कुल। मतलब ये हजारों साल पुरानी कला है। हाँ, ये कहानी सुनाने का शायद सबसे पुराने माध्यमों में से एक है, और भारत में इसकी इतनी ज्यादा विविधता है, ये देखकर हैरानी होती है। मुख्य रूप से 4 तरह की कठपुतलियां हैं: धागे वाली, छाया वाली, छड़ वाली और दस्ताने वाली। देश के हर कोने में आपको एक अलग तरह की कठपुतली कला मिल जाएगी। राजस्थान की धागा कठपुतली, जिसे कठपुतली ही कहते हैं, वो तो शायद सबसे मशहूर है। हाँ, वो तो है। इसमें एक बात ने मुझे सच में चौंका दिया। स्रोत में लिखा है कि इन मशहूर कठपुतलियों के पैर ही नहीं होते। हाँ? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसके पीछे कोई खास वजह है क्या? ये एक बहुत ही रोचक अवलोकन है। इसके पीछे कोई एक ठोस कारण बताना मुश्किल है, लेकिन कुछ अनुमान लगाए जा सकते हैं। एक तो ये कि लंबी स्कर्ट के नीचे पैरों की जरूरत ही महसूस नहीं होती, और उनके बिना कठपुतली को नचाना ज्यादा आसान और फ्लूइड होता है। अच्छा, ये बात है। दूसरा कारण कलात्मक शैली भी हो सकता है। कलाकारों ने जानबूझकर इसे ऐसा बनाया ताकि दर्शकों का पूरा ध्यान कठपुतली के ऊपरी शरीर के हाव भाव और हाथों की हरकतों पर रहे। ये तो बहुत दिलचस्प है। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की तोलू बोम्मल आटा है, जो एक छाया कठपुतली कला है, शैडो पपेट्री। हाँ, जानकारी के अनुसार इसकी कठपुतलियां भारत में सबसे बड़ी और भारी होती हैं। ये चमड़े की बनी होती हैं, और उनका बड़ा आकार इसलिए होता है क्योंकि ये प्रस्तुतियां अक्सर बड़े मैदानों में पूरे गांव के लिए की जाती थीं। पर्दे पर एक बड़ी और रंगीन छाया बननी चाहिए जो दूर बैठे दर्शक को भी साफ दिखे। इन कठपुतलियों को दोनों तरफ से रंगा जाता है, जिससे पर्दे पर रोशनी पड़ने पर एक जादुई रंगीन असर पैदा होता है। अरे वाह! ज्यादातर ये रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि युद्ध के दृश्यों को इन विशाल छाया कठपुतलियों के माध्यम से दिखाना कितना प्रभावशाली लगता होगा। मैं कल्पना कर सकता हूँ। और फिर बिहार की यमपुरी है, छड़ वाली कठपुतली। हाँ, जो लकड़ी के एक ही टुकड़े से बनती है, बिना किसी जोड़ के। और केरल की पावाकुथु है, जो दस्ताने वाली कठपुतली है और जिस पर कथकली का गहरा प्रभाव है। ये विविधता सच में कमाल है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ खिलौने नहीं है, ये कहानी सुनाने के, ज्ञान देने के और मनोरंजन करने के शक्तिशाली माध्यम है। बिल्कुल। यही कठपुतलियां गांव-गांव जाकर लोगों को पौराणिक कथाएं सुनाती थीं, सामाजिक संदेश देती थीं और उनका मनोरंजन करती थीं। ये भारत के असली मास मीडिया थे। तो इन सभी नृत्यों और कलाओं पर नजर डालने के बाद एक बात तो साफ है, ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये भारत की जीवित विरासत है। बिल्कुल। हर घुमाव, हर हाव भाव, हर कहानी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ाती है। हाँ, ये हमें दिखाता है कि कला कैसे संस्कृति, धर्म और दैनिक जीवन के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। कालबेलिया के सपेरों की जिंदगी उनके नृत्य में झलकती है, तो उड़ीसी के मंदिर नर्तकों की भक्ति उनकी मुद्राओं में। हर कला का एक संदर्भ है, एक उद्देश्य है। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है, एक पहचान है। अंत में सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। हमने बात की कि संगीत नाटक अकेडमी ने 8 नृत्यों को शास्त्रीय का दर्जा दिया है और सत्रिया को यह दर्जा हाल ही में 2000 में मिला। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी कला को शास्त्रीय क्या बनाता है? क्या कोई तय नियम है? और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, अगर सत्रिया जैसी 500 साल पुरानी कला को 21वीं सदी में शास्त्रीय माना जा सकता है, हाँ, तो क्या आज की कोई समकालीन भारतीय नृत्य शैली, शायद कुछ ऐसा जो हम फिल्मों में या मंच पर देखते हैं, उसमें भविष्य में एक शास्त्रीय कला बनने की क्षमता है? दिलचस्प सवाल है। आज से 500 साल बाद क्या लोग उसे भी इसी सम्मान के साथ देखेंगे?